जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आप सभी को पता है मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी इक्वल एमएसपी का केस जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, कल उस केस का सीधा और साफ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को ने कह दिया कि या तो आप इसको विड्रॉल कर लो या हम इसको डिसमिस कर दें। यानी दोनों ही सूरत में एक साफ संकेत दे दिया गया कि जवान जैसियों को अफसर के बराबर मिलिट्री सर्विस पे हम नहीं दे सकते। आप सरकार के पास जाओ, एट्थ पे कमीशन में जाओ, यानी कोर्ट आपको नहीं दे सकता। और ये चीज़ें हमने मेरा एक वीडियो डला हुआ है कुछ दिन पहले का ही, मैंने साफ साफ कह दिया था कि 6 साल ये हाई कोर्ट में केस चला और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी आपको किसी प्रकार से एमएसपी नहीं मिल सकती, क्योंकि कोर्ट के हाथ में वो पावर नहीं है। कोर्ट संविधान में लिखी हुई आपके अधिकार हैं, अगर उनका कोई हनन करता है तो कोर्ट आपके हक में फैसला दे सकता है। लेकिन यहाँ आर्मी एक्ट में जो प्रावधान है, पहली बात तो ये अंग्रेजों के ज़माने का ये बना हुआ है, जिस समय सारे अधिकार सारे चीज़ें अधिकारियों के हित में थी। हालांकि अंग्रेजों के ज़माने में वेलफेयर ज़्यादा जवानों को दिए जाते थे, मेडल जवानों को दिए जाते थे और पावर थी अधिकारियों के पास। अब आर्मी एक्ट में थोड़े बहुत कुछ अमेंडमेंट हुए हैं जिनका आप सबको पता भी नहीं है। और वो अमेंडमेंट क्या हुए हैं, पावर अधिकारी को और ज़्यादा से ज़्यादा दे दी गई और जो आपके मेडल, आपके मिलने वाले अलाउंस, सब कुछ वेलफेयर, वो आपके हिस्से से काटकर अधिकारियों की तरफ चले गए। और वो आर्मी एक्ट में धीरे धीरे लिखे गए। तो कोर्ट तो लिखी हुई चीज़ों को देखता है और उनको फैसला देता है। ये चीज़ें मैंने कही थी। मैंने ये भी बताया था कि रोज़ जब एक मुद्दा मिल गया लोगों को, रोज़ आपको एमएसपी बोलेंगे भैया आपकी बढ़ रही है, आपकी बढ़ रही है, और आप उसमें देखोगे, क्योंकि सबसे बड़ा जवान जैसियों के अंदर एक तो एकता नहीं है, और दूसरा जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप अपना दायरा बढ़ाओ, अपना स्टैंडर्ड अप करो, आपका लेवल अप करो। चाहे वो एड्स पे कमीशन की बात हो या एमएसपी की बात हो, गवर्नमेंट लेवल के हिसाब से देती है कि आप किस लेवल में, किस कैटेगरी में आते हो। और ये हमारे ऊपर बैठे अधिकारियों को अच्छे से पता है कि जवान जैसों को कमज़ोर करना है या तो इनको डिवाइड एंड रूल कर दो। क्योंकि सरकार ने क्या किया कि अफसर और जवान जैसों को अलग कर कर हमारे दो टुकड़े किए, उनको दे दिया, आपको वंचित रख दिया। सरकार को अच्छी तरह पता है कि भी अधिकारियों को जितना नॉलेज है, जितना इनका संगठन है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के लिए तुरंत एक हो जाते हैं। जैसे बीच में आया था कि इनका राशन वगैरह बंद हुआ था, ये एकजुट इस तरह सरकार के ऊपर पड़े कि सरकार ढीली हो गई। लेकिन सरकार ने तो क्या किया, तोड़कर उनको अलग कर दिया और उनको सब कुछ मिल रहा है, इसलिए वो अपने समृद्ध हैं। फिर जवान जैसे के छोटे मोटे संगठन बने, वो लड़ना शुरू करे, सरकार तक धीरे धीरे आवाज़ जाना शुरू हुई। तो इनको कहा गया कि भाई तुम इनका कुछ करो। तो बीच में क्या चला था जनरल विपिन रावत साहब के टाइम पे कि ठीक है ऐसा करो कि इसमें से जैसियों की 10,500 मतलब एमएनएस के बराबर कर दो। तो उस मुद्दे में हमारे जैसियो साहब हवा में आ गए थे कि हमारी बढ़ रही है, हमारी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे ऊपर ज़्यादातर, क्योंकि जवान तो बेचारा एक इतनी सी कड़ी है, जब 15-16 साल सर्विस में जाता है, उसके बाद में कोई दूसरी नौकरी पकड़ ली तो वो गुम ही हो जाता है। बच्चों का बोझ सब कुछ होता है, पेंशन भी कम होती है, तो मजबूरी में वो फ्री नहीं है, इतना बिजी है कि उसके पास समय ही नहीं है और ना उसके पास पैसा है लड़ने के लिए। एक हमारा तबका है जो थोड़ा बहुत, चलो उसके पास पैसा भी है, फ्री टाइम भी है, तब तक उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, जेसीओ साहब के बच्चे सेटल हो जाते हैं और पेंशन भी ठीक ठाक मिल रही है, वो लड़ सकते हैं। लेकिन उनको भी थोड़ा सा झांसा डाल दिया गया कि तुम्हें हम देंगे, तो वो अफसर कड़ी इनको भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश में थी। लेकिन उस समय बहुत से हम लोगों ने भी उस चीज़ का विरोध किया कि करना है तो सबका करो। और कुछ जैसियो साहब भी समझदार थे जो हमारे पक्ष में रहे, कुछ दबे पाँव नीचे उधर भी धोख देने चले गए थे कि कोई बात ना, हमारी बढ़वा दो। लेकिन वो मुद्दा विपिन रावत जी का हुआ नहीं, सरकार ने कैसे भी घुमा फिरा कर कैंसिल कर दिया। और अभी तक भी आप सभी को पता है कि अधिकारीगण को 15,500, एमएनएस को 10,200 और जवान को
₹5200 जवान जेशो को मिलता है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपको अगर बढ़ाना है तो आपको अपनी एकता करनी होगी। और या फिर एक तरीका सबसे बड़ा ये है कि जब भी चुनाव आते हैं, जो सत्ता में पार्टी होती है उसको आपको आंख दिखानी होगी। लेकिन आप देशभक्ति के नाम पर, कुछ धर्म के नाम पर, कुछ जात पात के नाम पर ऐसे बटे हुए हो, जब बात आती कोई वोटिंग की या इनसे लड़ने की, लड़ते नहीं है उस समय देशभक्ति सूझती है। तो या तो देशभक्ति सूझे, तो फिर जिस हिसाब से सरकार दे रही है बहुत अच्छी पेंशन है, सब कुछ है, फिर चुप रहो। और लड़ना है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आंख में आंख डालकर लड़ाई लड़नी होगी। आपको आपके बंदे या तो राजनीतिक की इनकी कुर्सी हिलानी पड़ेगी या उस कुर्सी तक अपने बंदे पहुंचाने होंगे। दो ही क्षेत्र में आपकी आवाज़ वहां तक जा सकती है। और जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे एमएसपी को ले लो, चाहे अलाउंस ले लो, बर्फ में रात भर अगर कोई खड़ा है तो जवान खड़ा है, जवान जैसों तक, या अगर अधिकारी भी जा रहा है तो मेजर कर्नल तक लड़ाई में जा रहा है। बाकी सब टेंट में बैठकर ही नक्शा ही बनाते हैं, ऑर्डर ही देते हैं, लेकिन उनके अलाउंस भी ज़्यादा हैं, उनके भत्ते भी ज़्यादा है, उनके एमएसपी भी ज़्यादा है, हर चीज़ उनकी ज़्यादा है, क्योंकि उनकी पहुंच डायरेक्ट अधिकारियों तक है। और तुम्हारी पहुंच वहाँ से दम तोड़ जाती है। लड़ रहे हो, मर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो। फिर कह रहा हूँ, उस कड़ी में रहकर आप नहीं जा सकते हो, कड़ी ऐसे ही बनी होगी है। लेकिन बाहर आने के बाद, रिटायर होने के बाद में भी आप उसी गुलामी में जीना पाते हो, उसी जी हजूरी में किसी कर्नल को वोट दे रहे हो, किसी जनरल को वोट दे रहे हो, और उम्मीद कर रहे हो कि वो आपकी बात उठाएंगे। क्या आपका चुना हुआ कोई भी जनरल कर्नल कभी आपके प्रोटेस्ट में आता है? आपने रेवाड़ी में किया, दिल्ली में किया, बहुत सी मांगों के लिए किया, कोई आकर बैठता है आपके बीच में? कोई नहीं बैठता है। कोई हमारे जैसे चंद एक जवान कोशिश करते हैं कि ठीक है इनको टक्कर देंगे, लड़ेंगे। उस समय हम आपके दरवाजे पर जाते हैं तो हमारे को ऐसा देखा जाता है, अरे यार ये तो जवान है, ये क्या करेगा। पहले ही अपने आदमी को हारा हुआ मान लेते हो और उसको सपोर्ट नहीं करते हो। फिर हमारे ही वहाँ से हमें कहेंगे हाँ हो गई जमानत जब्त, कितने वोट आए। अरे भैया, वोट तो जो 10 खड़े होते हैं उसमें एक ही जीतता है, वही जीता माना जाता है। उसके बाद में चाहे दूसरे नंबर वाला हो, चाहे तीसरे हो, चाहे लास्ट नंबर वाला, सब हारे हुए माने जाते हैं। और पार्टी के नाम से या मोदी जी के नाम से सोच लो, गधे भी जीत रहे। बाकी तो कई मोदी जी के नाम से लोगों की, पार्टियों की भी, बीजेपी की, कांग्रेस की, बसपा सपा, ऐसे बड़े बड़े लीडर आपको दिखा दूंगा जिनकी जमानतें जब्त होती है। लेकिन उस समय कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि वो तुम्हारी किसी के कास्ट का होगा, किसी का धर्म के नाम पर लड़ रहा होगा, किसी के गांव घर का नाम पर लड़ रहा होगा। उस समय आप उनके झंडे उठाते हो और फिर उम्मीद करते हो कि कोर्ट हमें दे देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोर्ट ने कई बार खुली चीज़ें कह दी हैं कि संविधान में जो चीज़ें हैं, आपका अधिकार का हनन हो रहा है तो आप लेके आओ भाई। आपकी, हम उनकी जो बेसिक है, उनको जो फैसिलिटी मिल रही है, वो उसको आप नहीं रोक सकते। जो आपको बेसिक दी जा रही है उसको कम कर रहा है तो उसके लिए आप लड़ सकते हो। लेकिन कानून और संविधान के अंदर जो लिखाई लिख रहे हैं वो यही लोग हैं। इनसे टक्कर लेने के लिए आपको या तो वहाँ पहुँचना होगा और उसके लिए एकजुट होना होगा। और फिर कह रहा हूँ, खासकर वहाँ आप अंदर रहकर बूट पुलिस के लिए स्वीकार कर लेते हो, साहब है करना ही पड़ेगा, साहब के कुत्ते घुमाने ही पड़ेंगे। कंधों पर रैंक चढ़ जाता है, नायक बन जाते हैं, हौलदार बनते हैं। यहाँ तक कि कई बंदे तो जैशो बनने के बाद में भी साहब का बंगला नहीं छोड़ते हैं। सरकार तो कहती है हमारे जैशो साहब गजेटेड ऑफिसर है, सब कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन हम काम उस गजेटेड ऑफिसर का नहीं कर रहे हैं। काम हम एनसीओ, एक नायक बनने के बाद में भी नॉन कमिश्नर ऑफिसर होता है, नॉन कमीशन ऑफिसर, उसको भी एनसीओ माना गया, ऑफिसर में उसकी भी गिनती आती है। लेकिन वो भी बोल देगा ना एक अधिकारी ये करना है तो वही करेगा। लेकिन एक लेफ्टिनेंट जो बनकर आता है, वो कभी भी, आपने देखा इस तरह की घास कटिंग करते हुए, चूना गेरू करते हुए उसको देखा क्या कभी? टर्निंग में भी उनको साइकिल लागू हो जाता है, उनको चाय पिलाने वाला वहाँ से भी अलग आता है। उसके बाद में वो बढ़ते जाते हैं, एक लेफ्टिनेंट भर्ती होता है। कभी भी कोई अफसर आपने देखा कि कोई लेफ्टिनेंट से रिटायर हो गया हो या कोई कैप्टन से गया हो? उनका मरा सा मरा आदमी भी लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचता है, ठीक है। और हमारे आधे से ज़्यादा सिपाही में भर्ती होकर सिपाही में रिटायर आ जाते हैं
और हमारे ही साथ वाला कहेगा इसका काम ठीक नहीं था, इसका वो ठीक नहीं था, इसलिए ऐसे आ गया होगा। फिर कह रहा हूँ, काम ठीक वाले बेचारे 50% बाहर कर दिए जाते हैं सच्चाई की लड़ाई लड़ने पर। कुछ बिना कुछ करे, जिसको ABCD नहीं आती, वो भी ऑनरी कैप्टन बनकर चले जाते हैं सिर्फ चमचागिरी की बदौलत, कच्छा धो धो कर, मैम साहब की सेवा कर करके। फिट फॉर ग्राउंड में काम करने वाले बंदे बहुत कम ही बन पाते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ये नहीं है कि सारे इस वाले हैं, कुछ बंदे संघर्ष करते हैं, ग्राउंड में काम करते हैं, वो बढ़ते हैं बेचारे। लेकिन वो भी गलत होते हुए, अगर कोई भी आज इंडियन आर्मी का SM से रिटायर्ड हुआ, ऑनरी कैप्टन से रिटायर्ड हुआ, कोई भी आदमी मुझे खुलेआम अगर ये कह दे कि भाई हाँ, मेरी रेजिमेंट में जवानों के साथ शोषण नहीं होता, मेरी रेजिमेंट का जवान कुत्ता नहीं घुमाता, या मेरी रेजिमेंट का जवान आज बूट पॉलिश नहीं कर रहा, 60-70 हज़ार सैलरी मिनिमम आज शुरू होती है जवान की, और उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन हमारा कोई भी तबका बोलने के लिए तैयार नहीं। अफसर रिटायर्ड होकर अफसरों ने बोला है कि अग्निवीर खराब है, लेकिन हमारे JSO साहब तक में से, मतलब इतनी संख्या है हमारी, उसमें से कोई 5-10 आदमी खुलकर आए, नहीं तो हमने खूब आंदोलन करे, कोई आके तैयार नहीं है। मैं खुद वहाँ अग्निवीर के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देता रहा, और मेरे बगल में ही हमारे OROP के लिए धरना चल रहा था। मैं उनके पास गया कि भाई मेरे पास ये 200-250 बच्चे हैं, आप इनके पास आ जाओ। उन्होंने एक दिन बड़ा धरना किया, उसके बाद चाहे वो 4-5 बैठे रहते थे, 20 बैठे रहते थे, लेकिन मैंने कहा इधर आ जाओ या उनको उधर मिला लो। नहीं नहीं नहीं, उनका अलग मुद्दा है, हमें तो हमारी OROP से मतलब है, हमारी MSP से मतलब है। अगर आप इसी मतलब की लड़ाई में लड़ते रहोगे तो भविष्य में, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ भी करो, आपको ये जो आपके मुद्दे हैं, ये सिर्फ आपको न्यूज़ चैनल वाले भटका सकते हैं रोज़, अभी ये मिल जाएगा, अभी वो मिल जाएगा। नहीं मिलेगा जब तक एकजुट नहीं होगे और आंख दिखाकर आमने सामने की लड़ाई नहीं करोगे। ये झुककर जो ना माई बाप दिला दो, साहब बाप दिला दो, नहीं मिलेगा। इतना हो सकता है, आप 8th पे कमीशन में आपकी 10,200 हो जाएगी, लेकिन अगर आपकी 10,200 होगी तो MNS की 15,500 हो जाएगी, और आपके अधिकारी की हो सकता है 25,000 हो जाएगी। फिर आप रहोगे हिसाब, उनकी 25 है, हमारी 10 है। तो या तो जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, या लड़ना है तो बोलो हमें ये जो चीज़ें हैं भाई, सर्दी गर्मी के जो अलाउंस हैं, जो खाने पीने का जो सिस्टम है, वो सब एक समान मिलने चाहिए। हाँ, उनकी बेसिक है, ऑफिसर में बढ़ रहा है उसकी बेसिक, उसके हिसाब से दो, लेकिन बाकी चीज़ें एक समान होनी चाहिए, खाने से लगाकर, रहने से लगाकर, हर चीज़ का। तब आपको हर चीज़ समान मिलेगी। लेकिन वहाँ लड़ना नहीं, छोटी खुशी में खुश हो, तो फिर ये 8th पे कमीशन में ये हो जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था, लड़ाई लड़नी है तो तैयार रहो, अभी से उस चीज़ की आवाज़ उठा लो। लेकिन तब तो उठाएंगे नहीं, तब तो पुरानी चीज़ों को गाते रहेंगे, और फिर नई चीज़ में भी धोखा हो जाएगा, फिर बोलेंगे धोखा हो गया, धोखा हो गया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब तो सिर्फ इतना ही है, एकजुट रहो, लड़ना है तो, और नहीं तो कोर्ट कचहरी जाने से इस तरह कोई फ़ायदा नहीं, बगैर एकजुट हुए। आपके खुद के अंदर की सलाह ठीक नहीं है। हम चले जाएं सहायक प्रथा के लड़ने के लिए, उसमें से 5-10% करें, नहीं नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, चलने दो ये। तो जब तक बूट पॉलिश और ये करते रहोगे, जब तक अधिकारी के घर में इस तरह के काम होते रहेंगे, तब तक उम्मीद नहीं करना कि आप उसके बराबर MSP मांग लोगे या OROP मांग लोगे, मुश्किल है। मेरी बात कड़वी लग रही होंगी, लेकिन खुला बोलता हूँ, जो सही है फैक्टर, वो पहले ही मैंने बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में ये होने वाला है। नहीं तो आज से करीबन 1 महीने पहले का वीडियो जब ये केस डला था, जब मैंने बता दिया था, देख लेना उस वीडियो में भी। मैं फिर कह रहा हूँ कि एकजुट रहो, लड़ो अपने हकों के लिए, तब बराबरी कुछ होगा। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।